चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। इसी के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह जी, अध्यक्ष बीजेपी उत्तर प्रदेश के, आपका बहुत धन्यवाद। 10 मार्च को जब आप लोगों का रिजल्ट निकलेगा तो फिर मुलाकात होगी। आपका इसने आशीर्वाद बना रहे पार्टी पर, बस बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए। आज जैसे आर्टिकल 370 खत्म हो गया, जैसे राम मंदिर बनना काम शुरू हो गया, यहाँ में भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो आज से ठीक 1 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में पहले फेज की वोटिंग होगी, यानी कि 10 तारीख को 10 फरवरी को पहले फेज की वोटिंग जो है वहां पर कराई जाएगी और इसकी शुरुआत वेस्टर्न यूपी से की जाएगी। फिजिकल तमाम रैलियों पर पाबंदी लगी गई है। 15 जनवरी तक उम्मीद ये की जा रही है कि आगे आने वाले वक्त में भी इसको हो सकता है एक्सटेंड कर दिया जाए। इसका कैसे फायदा बीजेपी को होगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो बीजेपी जो साम दाम दंड भेद की सियासत में यकीन रखती है, वो बीजेपी जो ध्रुवीकरण की राजनीति में यकीन रखती है, किस तरह से उसके मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर तमाम जो नेता हैं वो किस तरह से यूपी इलेक्शन से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप ये देखें कि देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री किस तरह से टीवी चैनल्स के प्लेटफॉर्म्स पर बैठकर कॉन्क्लेव का हिस्सा बनकर ये कह रहे हैं कि लड़ाई 80 बनाम 20 की है। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि 80 बनाम 20 जो है उससे वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने हिंदू मुसलमान का नाम वहां पर नहीं लिया, लेकिन ये इससे जाहिर है। अब आप ये देखिए कि एक चैनल के कॉन्क्लेव में ब्राह्मणों के को लेकर सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये बात जो है अब इससे बहुत आगे बढ़ गई है। ये बात 80 बनाम 20 की अब लड़ाई हो चुकी है और 80% वो जिनमें सकारात्मक ऊर्जा है, 20% वो जिनमें नकारात्मक ऊर्जा है। यानी आप ये देखिए कि किस तरह से एक राज्य की जनता को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया, यानी कि पूरे उसको वो सिर्फ एक रंग में ही रंग देना चाहते हैं कि जो बीजेपी के साथ हैं उनमें सकारात्मक ऊर्जा है, जो बीजेपी के साथ नहीं है उनमें नकारात्मक ऊर्जा है। वो देश के साथ नहीं है, वो देश के साथ नहीं खड़े हैं। आप ये देखें कि किस तरह से ये बयान जो है असंवैधानिक है, किस तरह से ये बयान जो है अलोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतंत्र में विचारों के विरोधाभास की, अलग अलग विचारों की जो है वो उसको वेलकम किया जाता है। आप अगर ये कहें कि अगर किसी एक पार्टी की किसी राज्य में सरकार है तो उसमें तमाम जो जितने राज्य की जनता है उन्होंने एक ही पार्टी को वोट दिया होगा, तो आप ये खुद समझिए कि इसमें किस तरह से ये बातें जो है वो अलोकतांत्रिक हैं। अब दूसरी बात आप यहाँ पर ये समझिए कि उसके बाद आप ये देखिए कि जब उन्होंने ये जवाब दिया तो उस टीवी चैनल के जो एंकर हैं, जिन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गुल्लू के नाम से भी उनको जाना जाता है, वो कितने निष्पक्ष हैं, वो कितने भोले सीधे साधे हैं, वो किस तरह से सख्त सवाल जो है बीजेपी से और सरकार से पूछते हैं, आपको पता है। फिर उन्होंने पूछा लेकिन ओवैसी तो कहते हैं कि 19%। तो उसके बाद आप ये देखिए कि फिर से उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने फिर से 80 और 20% की बात को फिर से दोहराया। वहां पर सवाल जो पूछना चाहिए था कि आप 80 और 20% कर जनता को आप बांट रहे हैं और आप 80 और 20% से आपका मतलब क्या है, ये ना कहते हुए बल्कि उनकी बात को और आगे बढ़ाया। और अब आप ये देखिए कि विनय कटियार जो हैं वो किस तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं बीजेपी के नेता। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 20% आबादी कभी भी हमारे साथ नहीं थी। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ही हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और आप ये देखें कि किस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वो लगातार की जा रही है, चाहे निज़ाम की बात की गई हो होम मिनिस्टर्स की तरफ से, चाहे आप ये देखें कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस तरह की बातें लगातार जो है वो कही जा रही हैं, या फिर आप ये देखें कि मथुरा की बात जिस तरह से कही जा रही है कि अब मथुरा की बारी है। तो आप ये समझिए कि जिस तरह की राजनीति के लिए जानी जाती है बीजेपी, उसी रास्ते पर वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब उसे लग रहा है कि
इलेक्शन जो है वो उतना आसान उसके लिए नहीं रहा है, जब उसको लग रहा है कि शायद इलेक्शन उसके हाथ से खिसक रहा है, तो आप ये देखिए कि किस तरह की बातें करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और वो मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो किस तरह से सरकार की गोद में बैठकर बात करता हुआ नजर आ रहा है, और लगातार वो बात करता रहा है, और कैसे वो प्लेटफॉर्म दे रहा है। आपको याद होगा प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि अब 15 जनवरी तक तमाम फिजिकल रैलियां जो हैं वो बंद हो गई हैं, और वर्चुअल जो है वो प्रमोशन किया जाएगा, वर्चुअल रैलियां की जाएंगी, जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी तमाम तरह की चीजें उनके बारे में बात जो है वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म से की जाएंगी। अब आपको पता है कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म की जब हम बात करते हैं, सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं, तो किस तरह से इस पर बीजेपी का कब्जा है, और एक तरह से 2014 से इन प्लेटफॉर्म्स का अगर सबसे ज्यादा किसी ने इस्तेमाल किया है तो वो बीजेपी है। दूसरी बात, जो मीडिया है, 90% से ज्यादा जो मीडिया है वो सरकार की गोद में बैठा हुआ है। अब वो दिन रात जो है वो बीजेपी का नैरेटिव चलाएगा, दिन रात जो रैलियां जो वर्चुअल की जाएंगी उनको दिखाया जाएगा, इंटरव्यूज किए जाएंगे, कॉन्क्लेव्स कराए जाएंगे। इसी तरह से जो बीजेपी का नैरेटिव है वो लोगों तक एक तरफा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आपने देखा होगा कि जितनी भी रैलियां की गई बीजेपी की तरफ से, उनका लाइव प्रसारण किया जाता है, उन्हें लाइव दिखाया जाता है। लेकिन जब वो रैलियां अखिलेश यादव की होती हैं, जब रैलियां कांग्रेस की होती हैं, और जिनमें बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, उनको कहीं से भी दिखाया नहीं जाता है, उन रैलियों का जिक्र तक नहीं किया जाता है, उन नेताओं के बारे में बात भी नहीं की जाती है जो विपक्ष के हैं। सिर्फ एक तरफा एक तरह का नैरेटिव जो है वो दिखाया जाता है। अब जबकि फिजिकल रैलियां नहीं की जाएंगी, इसको ये कहा जा सकता है वक्त की जरूरत है। जिस तरह से कोरोना की जो तीसरी लहर है वो अपने पैर पसार रही है, लेकिन इसका भी सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को ही होने जा रहा है। आपने देखा था, एक नहीं कई रैलियों में हमने देखा था, खाली कुर्सियां हमने देखी थी, भीड़ जुटाने की तमाम कोशिशें बीजेपी की तरफ से करने के बावजूद भी कई रैलियों में हमने ये देखा कि भीड़ नहीं जुट पा रही थी। और यही वजह आप ये देखें, और वर्चुअल रैलियों का या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी को होने जा रहा है, और ये बात अखिलेश यादव ने भी कही है। अब साम दाम दंड भेद की राजनीति की जो मैंने आपसे बात कही, उसकी मैं आपको एक मिसाल यहां पर दिखाने के लिए मैं आपको जा रही हूं, और उसके बारे में मैं आपसे बात करने के लिए जा रही हूं। अभी आप ये देखें कि दो नाम जो हैं जिनकी चर्चा अभी 2 दिन में होनी शुरू हुई है, वो है आईपीएस असीम अरुण की, और दूसरे हैं ईडी ऑफिसर राजेश्वर सिंह की। जी हाँ, इन दोनों ही जो ऑफिसर्स हैं, इन दोनों ने वीआरएस ले लिया है, यानी कि अपने टाइम से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया है। एक आईपीएस ऑफिसर हैं और दूसरे ईडी के ऑफिसर हैं, दोनों ने ही रिटायरमेंट ले लिया है, वीआरएस ले लिया है, और अब ये लोग बाकायदा तौर पर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। ये भी चर्चा है कि जो असीम अरुण हैं वो कन्नौज सदर से चुनाव लड़ सकते हैं, और जो राजेश्वर सिंह हैं वो गाजियाबाद के साहिबाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि इन लोगों ने 1-2 दिन या 1 आध साल का भी इंतजार नहीं किया, टाइम से पहले वीआरएस ले लिया, और वीआरएस लेते ही आप ये देखें किस पार्टी का दामन थामा है, बीजेपी का। अब से 1-2 दिन पहले तक ये सरकारी ऑफिसर थे, काम कर रहे थे आपके और हमारे लिए, जनता की सेवा के लिए। तो आप सोचिए किस तरह से काम कर रहे होंगे और किसके लिए काम कर रहे होंगे। और वीआरएस लेते ही बीजेपी ज्वाइन कर ली, और अब चर्चा ये है जोर शोर से कि ये चुनाव लड़ सकते हैं। और अब आप ये देखें इसको लेकर, और जिस तरह से जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से बीजेपी कर रही है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने बाकायदा तौर पर चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी लिखकर 4 ऑफिसर्स हैं जिनका नाम उन्होंने इसमें शामिल किया है। एक है अवनीश अवस्थी जो कि उप मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश में, दूसरे हैं नवनीत सहगल जो कि अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं सूचना, तीसरे हैं प्रशांत कुमार जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, और चौथे हैं अमिताभ यश एडीजी।
तो इन्होंने समाजवादी पार्टी ने ये चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर बाकायदा तौर पर ये कहा है कि ये जो ऑफिसर्स हैं, ये जो पुलिस अधिकारी हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता की तौर पर काम कर रहे हैं। ये इल्जाम लगाया है समाजवादी पार्टी ने। और अब आप ये देखिए, इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ईडी के ऑफिसर राजेश्वर सिंह या आईपीएस असीम अरुण जो हैं, उन्होंने वीआरएस लिया और कैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और वो चुनाव भी लड़ सकते हैं और चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की बाकायदा तौर पर बात है। बाकायदा तौर पर जो आईपीएस असीम अरुण है, उन्होंने इसकी सूचना अपने फेसबुक पर भी दी है। बाकायदा तौर पर अपनी फेसबुक वॉल पर उन्होंने इसको लिखा है। तो आप ये देखिए कि किस तरह से हर चीज का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। मीडिया जो कि पहले से ही गोद में बैठा हुआ है, नौकरशाह वो किस तरह से बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। जो एजेंसीज हैं, आपने देखा कि किस तरह से जो समाजवादी पार्टी के करीबी हैं उनके घरों पर छापे जो हैं वो डाले गए। और अब आप ये देखिए, जो पूरे वर्चुअल प्लेटफॉर्म है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। तो हर वो चीज़ की जाएगी ताकि इलेक्शन जो है वो जीत लिया जाए, क्योंकि बीजेपी के लिए, इस पार्टी के लिए अगर कोई एक चीज़ मायने रखती है तो वो है इलेक्शन का जीतना, चाहे फिर वो किसी भी तरीके से हो। आप ये देखिए कि किस तरह से धर्म संसदें जो है वो की जा रही हैं और उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। एफआईआर दर्ज की जाती है लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती। आपको पता है कि इस तरह के तमाम ध्रुवीकरण का फायदा किसको होगा। यही नहीं, आप ये देखिए कि आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा, वो तेलंगाना में थे। तेलंगाना में उन्होंने किस तरह का उन्होंने बयान दिया है। एक इलेक्टेड एमपी के लिए उन्होंने कहा है कि हम ऐसा भारत बना रहे हैं जिसमें ओवैसी की जगह नहीं होगी, हम ऐसा भारत बना रहे हैं जिसमें निजाम की जगह नहीं होगी, औरंगजेब, बाबर जो है उसकी जगह नहीं होगी। और अब आप ये देखिए कि बात यही नहीं थमती है, बल्कि हर प्लेटफॉर्म से इसी तरह के जो है वो बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। अब आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तेलंगाना में मौजूद थे, हेमंत बिस्वा, उन्होंने वहां पर भी देखिए किस तरह का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा भारत बना रहे हैं जिसमें ओवैसी की जैसे की जगह नहीं है, निजाम जो है उनकी जगह नहीं है, उनको हटा दिया जाएगा, उनको खत्म कर दिया जाएगा, उनकी जगह नहीं रहेगी। इस तरह का बयान जो है उनकी तरफ से दिया गया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, मैं पहले आपको सुनवा देती हूँ। भारत को कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे आर्टिकल 370 खत्म हो गया, जैसे राम मंदिर बनना काम शुरू हो गया, यहाँ में भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है, इसलिए भारत अभी जाग उठा है। भारत कोई सुडू सेकुलरिस्ट या भारत जो कम्युनल पॉलिटिक्स करता है वो लोग उनको और मानेगा नहीं। तो आप ये देखिए कि चाहे तेलंगाना में हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश में हो, टीवी चैनल्स के जरिए हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हो, सिर्फ एक चीज की जा रही है और वो है ध्रुवीकरण की राजनीति। और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि 80% जो हैं, यानी कि 80% जो हिंदूज हैं उत्तर प्रदेश के, वो बीजेपी के साथ हैं और 20% आपको पता है कौन है कि वो दरअसल दूसरी पार्टियों के साथ है, वो बीजेपी के साथ नहीं है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने हिंदू मुसलमान का नाम नहीं लिया, लेकिन जो टीवी चैनल्स हैं वो किस तरह से इस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस एजेंडे को आप ये देखें कि हेडलाइंस के जरिए बाकायदा तौर पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि 80% का मतलब योगी आदित्यनाथ का हिंदूज था और 20% का मतलब उनका मुसलमान था। और विनय कटियार के बयान से भी आप इसको बखूबी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यानी आगे आने वाले दिन जो हैं, अब से आप ये देखें 20-25 दिन जो हैं, उनमें आपको इसी तरह के बयान सुनने के लिए, देखने के लिए मिलेंगे। और इन बयानों को, इन एजेंडा जो है उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे तमाम जितने भी गोदी चैनल्स हैं, गोदी पत्रकार हैं वो। और अगर आपको ये सुनना है, ये जानना है कि गोदी पत्रकार जो हैं वो किस तरह से सरकार की गोद में बैठकर काम कर रहे हैं, मैं आपको ये कुछ चंद सेकंड का ये वीडियो है, ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये वीडियो आप देखिए, ये आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप का है। वहां पर बैठे हैं स्वतंत्र देव सिंह जो कि उत्तर प्रदेश में पार्टी के हेड हैं। आप ये देखिए कि जब वो उनका थैंक यू करते हैं तो किस तरह से वो क्या कहते हैं कि आपकी कृपा हम पर और पार्टी पर बने रहे, उसका वो काउंटर नहीं करती हैं और मुस्कुराते हुए माइक को रख देती हैं। इस चंद सेकंड के वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से
पार्टी की कृपा जो है वो चैनल्स पर बनी हुई है और चैनल्स की कृपा जो है वो सरकार और पार्टी पर बनी हुई है। सुनिए आप ये। इसी के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह जी, अध्यक्ष बीजेपी उत्तर प्रदेश के, आपका बहुत धन्यवाद। 10 मार्च को जब आप लोगों का रिजल्ट निकलेगा तो फिर मुलाकात होगी। आपका इसने आशीर्वाद बना रहे पार्टी पर, बस बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए आज तक। तो आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो आगे आपको किस तरह से उसमें ध्रुवीकरण नजर आ रहा है और किस तरह से सांप्रदायिकता का रंग जो है वो घोला जा रहा है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल को जरूर आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसको शेयर करें। नमस्कार, आदाब।